इस चैप्टर में बच्चों 2 पॉइंट अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, मतलब आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, वो 2 पॉइंट क्या है। पहली चीज, इस पूरे चैप्टर में हम तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति को लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर होता है वो हमें समझ में आए। दूसरा पॉइंट, ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हम इलेक्ट्रॉन को कण प्रकृति लेके चलते हैं, और जब चैप्टर एंड होता है तो हम इसकी तरंग प्रकृति की बात करते हैं। ये हमें समझ में आ गया तो ये मान लो चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब जैसे मैं बात करूँ कि ये जो है क्या है, देखिए ये ऐसे भी देखिए, ये आकृति देखी रहेगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ ये एक्स अक्ष के अनुदिश क्या है, देखिए तो ये 3D में एक्स अक्ष अनुदिश, अगर ये मैं दिखाता हूँ तो ये क्या हो गया, वाई अक्ष का अनुदिश, ये अगर मैं दिखा रहा हूँ तो जेड अक्ष का अनुदिश। हेलो बच्चों, तो बच्चों अगर आप हर चैप्टर का जो है वन शॉट रिवीजन चाहते हो, साथ में जो है एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ना चाहते हो, और जो है हर चैप्टर के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको भी आप पढ़ना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, बोर्ड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें भी आप देखना चाहते हो, तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बच्चों आज जो है हम लेकर आए सेकंड चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है परमाणु संरचना। इस चैप्टर से अगर हम बात करें बच्चों, नीट में पिछले 10 वर्षों में बच्चों 27 क्वेश्चन आए हुए हैं। 27 क्वेश्चन मतलब आप कह सकते हो ऑन एवरेज बच्चों यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमें मिले हैं, ठीक है। मजेदार बात यह है बच्चों कि इसके अंदर जो 14 क्वेश्चन आए हैं वो एक सिंगल टॉपिक जो कि क्वांटम संख्या है वहां से आए हैं, मतलब लगभग 50% क्वेश्चन आप कह सकते हो क्वांटम संख्या से आए हैं। और क्वांटम संख्या जो टॉपिक है बच्चों पूरे चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान, न्यूमेरिकल ज़्यादा लेंथी होते नहीं है, और इसी टॉपिक का आगे के चैप्टर में यूज भी होता है। तो चैप्टर जो है हमारा जो पूरा का पूरा क्वांटम संख्या पर आ गया। इसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन है वो अन्य टॉपिक से आए, जिसमें हम कह सकते हैं बोर का सिद्धांत है, ठीक है, आप कह सकते हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, डी ब्रॉग्ली का सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत हुआ, प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इनसे भी एक एक दो क्वेश्चन चले हैं, ठीक है। तो इनको स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूँ ये जो पेन है मेरे हाथ में, इस पेन के अंदर बच्चों, ये पेन जो है इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे परमाणु हैं, मतलब ये पेन जो है परमाणु से मिलकर बना है, कह सकते हैं यस और नो, ठीक है। अब हम कहें कि इस पेन के अंदर क्या है, परमाणु, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि परमाणु में भी पेन होता है तो ये बात कैसी लगेगी आपको, थोड़ा सा डिफरेंट है, सोच के देखो। तो जो मेरे कहने का मतलब है बच्चों क्या, कि परमाणु में पेन होता है, मतलब जो पेन की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ये बात समझ में आई बच्चों सबको, हाँ, कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में जानते हैं बच्चों, देखो क्या होता है। तीनों के अंदर हम बात करें बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों के हम जो है जानेंगे क्या, इनका द्रव्यमान क्या होता है और इनका आवेश, ये हमारा मेन पॉइंट है। तो जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों चलता है कितना, 9.1 10 की पावर -31 kg हम कह देते हैं, ठीक है। एएमयू के अंदर ये होता है 0.0054, लगभग में हम इसको कह सकते हैं 1/1837, क्या कह सकते हैं हम इसको, 1/1837 हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के लिए बच्चों होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27, और इधर लगभग में 1, इधर लिखा भी है बच्चों 1, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रॉन के लिए बात की जाए तो ये 1.674 इंटू 10 की पावर -27, और द्रव्यमान लगभग में आप कितना कहोगे, कंपेरिजन में अगर करें तो 1 आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये चल रहा है तो प्रोटॉन का चलेगा 1, और न्यूट्रॉन का भी कितना होगा, 1। आवेश की बात की जाए तो जो आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है वही प्रोटॉन पे होता है, बस प्रकृति में डिफरेंस होता है, नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो बच्चों इन तीनों के द्रव्यमान को कंपेयर किया जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है किसका, प्रोटॉन का, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर, थोड़ा सा ज्यादा होता है किसका, न्यूट्रॉन का। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब इन तीनों की खोज कैसे हुई उसके बेसिक आइडिया बच्चों हम समझते हैं। परमाणुीय कणों की खोज, तो इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आया। तो बात करते हैं बच्चों इसके पीछे का जो एक्सपेरिमेंट है उस पर ना जाते हुए मेन टॉपिक पे बात करते हैं। हमने क्या देखा कि एक कंडीशन थी, बहुत निम्न दाब व उच्च वोल्टता। इस कंडीशन पे क्या होता है बच्चों कि एक जो है हमने कांच की विसर्जन नलिका ली हुई है, उसमें जो भी गैस रखी है वो क्या होती है, आयनित हो जाती है, और उस आयनित होने के बाद ही हमें जो है हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें मिलते हैं। लेकिन कैसे मिलते हैं थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे सपोज करो मैंने कोई भी गैस ली A2, तो पहले क्या होगा बच्चों, गैस के अणु किस में जाएंगे, परमाणु में, मतलब क्या मिला मुझे A। अब A हमें परमाणु मिल गए, अब इसका आयनन हुआ, आयनन से क्या मिलेगा, एक मिलेगा मुझे A+ और दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो होते हैं बच्चों इन्हीं को हम कहते हैं कैथोड किरण, कैथोड रे, ये हम कहते हैं क्या, एनोड रे। कहने का मतलब यह है कि कैथोड रे क्या है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे भाग रहे, क्या कहेंगे हम, कैथोड रे। कैथोड रे का कण इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से एनोड रे, मतलब बहुत सारे धनायन जब मूव कर रहे भाग रहे तो हम क्या कहेंगे, वो क्या हो गए आपके एनोड रे, और एनोड रे का कण क्या है, धनायन।
अगर मैं यहीं पर गैस जो है बच्चों हाइड्रोजन ले लूँ तो देखो आपको चीज़ें दिख जाएंगी। अगर हाइड्रोजन लेते हैं हम तो हाइड्रोजन से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर H+ और इलेक्ट्रॉन। इस H+ को हम समझे तो बच्चों ये H+ हमारा क्या है, प्रोटॉन होता है। ये क्या होता है हमारा प्रोटॉन, और इधर इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास ऑलरेडी। मतलब हाइड्रोजन गैस जब ली तो हमें किसकी खोज हुई, प्रोटॉन की, और इलेक्ट्रॉन तो सभी गैसेस के अंदर मिल रहा है। ठीक है, अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो बच्चों न्यूट्रॉन की खोज जो है क्या हुई, नाभिकीय अभिक्रिया से हुई थी, न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो हल्की धातु है बेरिलियम लिया मैंने 4Be9, इसकी अभिक्रिया कराई 2He4 से, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, नाभिकीय अभिक्रिया होगी। और क्या मिला बच्चों, यहाँ से हमें इधर मिलता है 6C12 + 0N1, क्या मिल जाता है, न्यूट्रॉन। तो नाभिकीय अभिक्रिया कैसे मिलती है। इसमें एक क्वेश्चन जो है बच्चों कंफ्यूज करता है क्या, कि अगर हल्की धातु जैसे बेरिलियम है उस पर अल्फा किरण की हम बौछार कराएं, अल्फा किरण की क्या करते हैं हम, बौछार कराते हैं, तो न्यूट्रॉन की खोज होती है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड फॉइल, स्वर्ण पन्निका, और स्वर्ण पन्निका पर अल्फा कणों की बौछार कराते हैं तो नाभिक की खोज होती है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्निका प्रयोग। यहाँ से जो खोज हुई थी बच्चों, किसकी हुई थी, नाभिक की खोज हुई थी। ठीक है, नाभिक की खोज हुई थी। कैसे हुई थी बच्चों, कि हमने गोल्ड फॉइल ली थी जिसकी आप कह सकते हो कि मोटाई बहुत कम थी, और उसके अंदर कुछ जो हमने ऑब्जर्वेशन लिए, प्रेक्षण, तो क्या देखा, अधिकतम अल्फा कण सीधी रेखा में निकल गए। इसका निष्कर्ष क्या निकला, कि जो परमाणु होता है उसका अधिकतम भाग खाली होता है। ठीक है, देन हम बात करें, कुछ अल्फा कण अलग अलग कोणों पे विचलित हुए। अल्फा कण विचलित हो रहे मतलब क्या है, कोई ना कोई परमाणु में धनावेश है, और एक अल्फा कण बच्चों क्या हुआ, वापस आ गया। मतलब जो धनावेश है वो परमाणु के एक केंद्र में रखा गया, जिसका नाम हमने क्या दिया, नाभिक। और यहीं से रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय प्रतिरूप हमें दिया, नाभिकीय प्रतिरूप हमें दिया। नाभिकीय प्रतिरूप के अंदर जो परमाणु होता है, अगर हम बात करें इसके नाभिकीय प्रतिरूप की, तो ये जो है बच्चों सोलर मॉडल जो होता है, सोलर प्रतिरूप, जिसमें हम कहते हैं कि बीच में क्या होता है, सन, ठीक है, सूरज, और उसके चारों क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसी तरह से बच्चों बीच में क्या है अपने पास, नाभिक, और उसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा दे। इस तरह से जो है रदरफोर्ड ने बताया। अब इसकी जो सबसे बड़ी कमी थी बच्चों, वो सबसे बड़ी कमी क्या थी, कि जब कोई त्वरित आवेशित कण मूव कर रहा है, त्वरण के अंदर है, तो वो क्या करता है, अपनी ऊर्जा में कमी करता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हुए, गति करते हुए नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, और नाभिक में अगर गिर गया तो बच्चों इलेक्ट्रॉन, नाभिक, सबका अस्तित्व खत्म है। तो धनावेश गया, इलेक्ट्रॉन गए, सारी चीज खत्म हो गई। तो ये कमी जो है रदरफोर्ड इसको दूर नहीं कर पाया, समझा नहीं पाई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, सारे मूलभूत कण आ गए, नाभिक आ गया। इसके बाद कुछ परमाणुीय पद जो हम देखते हैं, तो जैसे परमाणु को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों Z(X)A)से। Z क्या होता है बच्चों, परमाणु क्रमांक, A क्या होता है हमारा, ये होता है द्रव्यमान संख्या। तो इसके बेसिस से बात की जाए बच्चों, पहला आता है समस्थानिक। समस्थानिक के अंदर हम क्या कहते हैं, Z क्या होता है, समान, और A क्या होता है, अलग अलग। ये होता है अलग अलग। उदाहरण आप कह सकते हो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्या कहेंगे इनको, समस्थानिक। ऑलरेडी हम पहले चैप्टर में भी पढ़ लेते हैं। समबारिक, जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो, A क्या होगा, समान, किंतु जो Z है वो क्या होगा, अलग अलग। Z क्या है, अलग अलग। उदाहरण जैसे हमने कहा 18 ऑर्गन 40, 20 कैल्शियम 40। इनकी द्रव्यमान संख्या बच्चों देख लो 40 बराबर है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग है। क्या कहेंगे इनको, समभारिक। सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन समान होना चाहिए। न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन निकालते कैसे बच्चों हम, A में से Z को माइनस कर दो, तो इस तरह से क्या निकल कर आता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट जो टर्म आती है जो इंपॉर्टेंट है, आइसोडायफल्स। ये क्या होता है बच्चों, इस केस के अंदर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन समान होना चाहिए। इसको न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन को हम समस्थानिक संख्या भी कहते हैं, और यहाँ पर आकर क्वेश्चन अच्छा बन सकता है बच्चों। जनरली समस्थानिक संख्या से हम समस्थानिक को रिलेट कर देते हैं, वही गलती कर देते हो। ठीक है, समस्थानिक संख्या, या आप कह सकते हो न्यूट्रॉन आधिक्य, न्यूट्रॉन आधिक्य। ठीक है बच्चों, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, और सबसे ज्यादा काम का बच्चों यही है हमारा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया फॉस्फेट और सल्फेट, चेक करते एक बार, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो फॉस्फोरस के अंदर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो बच्चों, कितने आते हैं, फॉस्फोरस के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने, 15। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में आते हैं बच्चों 8, तो 8 × 4 कितना हुआ, 32, और माइनस का 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कितना हुआ, 32 और 3 35, 15 50।
इसी तरह से इधर देख लो आप, सल्फर के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन तो 32, माइनस का 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये भी कितना आ रहा है बच्चों 50। मतलब क्या कहेंगे, इन दोनों में जो संबंध है वो कौन सा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक। ऑलरेडी नीट में इस पे क्वेश्चन आया था बच्चों, ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगला है बच्चों समविन्यासी। ये क्या होता है, अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या व परमाणु की संख्या समान हो। क्या कहेंगे उसको हम, समविन्यासी। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं बच्चों इसके अंदर CO, N2, चेक करो आप, इसमें भी 2 परमाणु, इसमें भी 2 परमाणु, इलेक्ट्रॉन कार्बन में होते 6, ऑक्सीजन में होते 8, 8 और 6 14 और 2 नाइट्रोजन 14, ये भी हो गया। तो ये कुछ बच्चों हमने टर्म्स देखी जिसमें हम कह सकते हैं हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा काम में आता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों हमारा चैप्टर पूरी तरह से चेंज होता है। इस चैप्टर में बच्चों 2 पॉइंट अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, मतलब आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, वो 2 पॉइंट क्या है। पहली चीज़, इस पूरे चैप्टर में हम तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति को लेकर बात करते हैं, ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर होता है वो हमें समझ में आए। दूसरा पॉइंट, ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हम इलेक्ट्रॉन को कण प्रकृति लेके चलते हैं, और जब चैप्टर एंड होता है तो हम इसकी तरंग प्रकृति की बात करते हैं। ये हमें समझ में आ गया तो ये मान लो चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो उसी के लिए बच्चों पहले हमें पता होना चाहिए तरंग के बारे में, तरंग क्या होती है। तो थोड़ा सा तरंग के बारे में देखते हैं बच्चों। तरंग वेव क्या होता है बच्चों, ये ऊर्जा स्थानांतरण का एक तरीका होता है। बस क्या है ये, ऊर्जा स्थानांतरण का तरीका। तो हम वेव को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चों, ये क्या है हमारा, क्या कहते हैं इसको हम, ये जो है ये वाला पार्ट, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है इसको नाम देते हैं हम आयाम, और ऊपर वाले पार्ट को नाम देते हैं श्रृंग, नीचे वाले पार्ट को नाम क्या देते हैं हम, गर्त। किन्हीं भी 2 आप कह सकते हो किरमागत, किन्हीं भी 2 किरमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो जैसे दिखाया भी मैंने, यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक आता हूँ तो इसको हम क्या कहेंगे, लैम्डा। इवन मैं यहाँ से भी कह सकता हूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो ये दूरी है इसको क्या कहेंगे हम, लैम्डा, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तरंग दैर्घ्य आ गया, आयाम पता चल गया, हाइट या डेप्थ आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों इसके अंदर आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है बच्चों, आवर्तकाल आप कह सकते हो एक चक्र पूरा करने में लगा समय, ठीक है, आवर्तकाल कहेंगे। आवृत्ति आएगा बच्चों, आवृत्ति 1 सेकंड में जो चक्कर है, चक्करों की संख्या, उसको हम क्या कहेंगे, आवृत्ति, ठीक है। तो इस तरह से कुछ टर्म्स आई और यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है बच्चों कि जो हमारा आवृत्ति होता है न्यू, ये होता है हमारा 1/T। आवर्तकाल का क्या है, व्युत्क्रम, ठीक है। न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/T, ठीक है। और एक और रिलेशन जो निकल के आता है हमारा, न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ। ये रिलेशन यहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई कुछ तरंग के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों तरंग के बारे में, हमारे पास पॉइंट आ गया। तरंग के बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारा विकिरण है वो हमें समझना है। विकिरण के बाद विद्युत चुंबकीय विकिरण आएगी और फिर हम कह सकते हैं हमारे पास आएगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो उसी पाते बच्चों, तो बात करते हैं बच्चों जो प्रकाश है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी मैं बात कर रहा था बच्चों, ठीक है। तो पहले मैं विकिरण के बारे में बता देता हूँ, रेडिएशन जिसको कहते हैं, और इसमें भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी बात करेंगे बच्चों, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। विकिरण आप कह सकते हो ऊर्जा जो है क्या होता है, ऊर्जा जो है उसका इमिशन, ऊर्जा का इमिशन मतलब ऊर्जा जो है निकल रही है, रिलीज हो रही है, या हम क्या कह सकते हैं ऊर्जा का जो है आप कह सकते हो जो मूव हो रही है, संचलन, उसको हम क्या कह सकते हैं, जिस फॉर्म में होती है वो विकिरण की फॉर्म में। जैसे सन से भी जो है बहुत जो है हानिकारक विकिरण जो है हमारे पास आती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि विकिरण आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी है बच्चों, ठीक है। तो देखा है तो ये भी एनर्जी हुआ। अब हम पढ़ने वाले क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये ऐसे विकिरण जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या होते हैं इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और संचरण की दिशा, ये तीनों क्या होते हैं एक दूसरे के लंबवत। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें कि वैक्यूम है, ठीक है, निर्वात में, तो इन्हें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब सन से जब विकिरण आती है यहाँ तक तो बीच में बच्चों स्पेस आता है, तभी विकिरण आती है ना, इसका मतलब माध्यम की जरूरत नहीं है। और इनका निर्वात में जो वेग होता है, जो निर्वात में वेग होता है वो वेग होता है बच्चों प्रकाश का वेग, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, प्रकाश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की द्वैत प्रकृति। स्टार्टिंग में कहा था 2 प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे, एक है हमारा कौन सा, तरंग प्रकृति, दूसरा क्या है बच्चों हमारा कणीय प्रकृति। तो काफ़ी सारे उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम केवल तरंग प्रकृति से समझा सकते हैं या जिनको केवल कणीय प्रकृति से समझा सकते हैं।
तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या कहा कि जो प्रकाश है उसकी द्वैत प्रकृति हमने कंसिडर की। तो इसके एग्जाम्पल क्या है तरंग प्रकृति के? विवर्तन और व्यतिकरण। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? आप देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पर, विवर्तन, और दूसरा क्या है? व्यतिकरण, जो फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ते हो। कणीय प्रकृति में हम बात करें तो पहला है कृष्णकाय विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बाद जो दूसरा है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठोसों की ऊष्माधारिता में ताप के साथ वेरिएशन, और परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम। इन पूरे टॉपिक में से हमारे सबसे काम का जो है बच्चों वो ये वाला है, सबसे ज्यादा काम का। ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आप कह सकते हो आपको उदाहरण पता हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जो हम कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद ही आता है। तो होता क्या है बच्चों कि कोई भी आप एक आदर्श आप कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, बॉडी कह सकते हो, इससे जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो प्लांक ने क्या कहा कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण ये सतत रूप से नहीं होगा, ये असतत रूप से होगा और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होगा। मतलब जो एनर्जी जो है वो किस तरह से होगी, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं इस फॉर्म में जो है। ठीक है, इन पैकेट्स को इन्होंने नाम क्या दिया? इन पैकेट्स को नाम दिया इसने क्या? क्वांटम। क्या नाम दिया? क्वांटम। और प्रकाश के केस में इन क्वांटम को हम नाम देते हैं फोटोन। ठीक है, तो जो एक क्वांटम है बच्चों, इस क्वांटम की जो आप कह सकते हो एनर्जी वो क्या होती है? E प्रोपोर्शनल टू न्यू, आवृत्ति के समानुपाती होती है। और इस समानुपाती को हटाने के लिए एक स्थिरांक आता है, तो वो आता है हमारा E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और यहीं से रिलेशन आता है E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो ये एक क्वांटम के लिए बच्चों। अगर मैं एन क्वांटम की बात करूं तो क्या बन जाएगा बताओ? एन क्वांटम के लिए क्या हो जाएगा? E बराबर एन एच सी बाय लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके पास ऊर्जा का। यहां से एक पॉइंट और निकल के आता है कि ऊर्जा का क्या होता है? क्वांटीकरण। क्वांटीकरण मतलब एन का मान या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 ऐसे चलेगा। डेसिमल में नहीं आ सकता, दशमलव में नहीं आएगा, क्योंकि क्वांटम जो है 1 होगा, 2 होगा, आधा क्वांटम नहीं होता है या 1/4 क्वांटम नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ऊर्जा का क्वांटीकरण। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जब इस पॉइंट पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इस फॉर्मूले से, तो एक जो है थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए देखो क्या कर सकते हो। जो h होता है, h का मान होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। इस 6.626 को आप क्वेश्चन में आप 20/3 लेके जा सकते हो, आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट्स जो हैं काफ़ी सारे कैलकुलेशन के रिलेटेड भी हैं। कैलकुलेशन क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डर होता है बच्चों को वो कैलकुलेशन का होता है। ठीक है, फॉर्मूला बच्चों को याद देता है, इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन होता क्या है फॉर्मूला याद है फिर भी आंसर तक नहीं पहुंच पाते, केवल किसी वजह से कैलकुलेशन में उलझ जाते। तो कैलकुलेशन के पॉइंट भी हम देखते चलते। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई फॉर्मूला का इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर। क्वेश्चन है हमारे पास, एक 100 वाट का बल्ब है जो क्या कर रहा है? 400 पिकोमीटर एकल वर्णीय प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो 1 मिनट में उत्सर्जित फोटोन की संख्या बच्चों इसने पूछी है। तो पहले तो बच्चों समझे कि 100 वाट का मतलब क्या है। 100 वाट मतलब हमें पावर दी हुई शक्ति। तो इस 100 वाट का जो मतलब है वो क्या होता है? ये है 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी खर्च कर रहा है। क्वेश्चन ने हमसे कितने में पूछा है? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हुए बच्चों? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितनी एनर्जी ये खर्च करेगा बताओ? 60 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च करेगा? अगर 1 में 100 है तो सीधा गुणा करना है, कितना हो जाएगा? 6000 जूल। समझ में आई बात बच्चों इतनी? तो ये तो आ गई ऊर्जा। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है उत्सर्जित फोटोन की संख्या, मतलब एन हमसे पूछा है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे E इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। ये एन हमें चाहिए। तो बच्चों देखो हम क्या करें, एन बराबर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? E इंटू लैम्डा अपॉन एच इंटू सी। वैल्यू पुट करते बच्चों देखना। तो जो एन है E कितना आ गया? 6000 इंटू लैम्डा। लैम्डा कितना दिया है? 400 पिकोमीटर, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 400 इंटू 10 की घात -12। 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -12। H और C, तो यहाँ पे देखो HC क्या होता है? ये अभी मैंने बताया था 20/3 लेके चलो इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, ये देखो ये 3 से ये 3 तो यहीं पे जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो यहाँ पर 6000 इधर 400, इधर पावर देखो कितना हुआ? पावर हम समझे क्या क्या आया? 6000 इंटू 400। इधर ये 20 बचा और इधर जो पावर है इधर 10 की घात -12 और इधर कितना है? 10 की घात -26। ठीक है, यहाँ से ये 20 से ये आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 20 बार। टोटल कितना बना देखो यहाँ पर? 10 की घात -26 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
ठीक है, 10 की घात -12 घटा दो, कितना बचा? 10 की घात -26 में से 10 की घात -12 कितना बचा? ये आएगा बच्चों 10 की पावर प्लस में 26 में से 12 जब हटाओगे तो ये आएगा आपका 14, 10 की घात 14। इसके बाद ये कितना नंबर आ रहा है? 6000 इंटू 20, कितना कह सकते हैं हम यहाँ पर? अगर 10 की पावर देखिए 3 और ये 4, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12, और 10 की पावर 4। फाइनल आंसर कितना निकला? 12 इंटू 10 की पावर 18। तो ये आपका आंसर हुआ बच्चों। ये आपका आ गया क्या? फोटोन की संख्या, जो 1 मिनट में जो है ये जो बल्ब है वो उत्सर्जित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉइंट पाते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव। नाम से पता चला बच्चों प्रकाश, ठीक है, प्रकाश से हम क्या करने वाले हैं? विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो। ठीक है, प्रकाश से विद्युत कैसे मिल सकती है उसका कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पर। इसी को हम कह सकते हैं सोलर सेल की वर्किंग हम समझने वाले। तो होता क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है कि जैसे ये आपके पास धातु की सतह है, ठीक है, ये जो धातु होता है ये धातु हम ऐसा सेलेक्ट करेंगे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, कम ऊर्जा खर्च करके। तो हुआ क्या, प्रकाश जो है धातु की सतह पर आएगा, ठीक है, मतलब प्रकाश के अंदर ऊर्जा है, ये ऊर्जा लेकर आया धातु की सतह पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की जरूरी यह है कि जो प्रकाश की ऊर्जा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो ऊर्जा है ये वाली क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कहाँ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव प्लेट पे। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी वर्किंग की। इसके अंदर हम ये ध्यान रखें कि अंदर कोई भी गैस नहीं होती है, निर्वात रहता है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश के लिए क्या कह सकते हैं? देखना हम, इसकी ऊर्जा जो है उसको हमने लिखा E, प्रकाश की ऊर्जा E। ठीक है, जो धातु की सतह उसके लिए हम क्या कहते हैं? इसके लिए ऊर्जा चलती है बच्चों W, कार्यफलन कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब आगे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आई? गतिज ऊर्जा। तो मैंने क्या लिखा? काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा फॉर्मूला बन के निकल के आता है बच्चों। इस फॉर्मूले को अच्छे समझो। ये जो E है, ये E क्या है? प्रकाश, या आप कह सकते हो, मैं इसको लिख देता हूँ फोटोन, आपतित फोटोन, आपतित फोटोन की ऊर्जा। जो W है ये क्या है? कार्यफलन, क्या कहते हैं इसको हम? कार्यफलन। ठीक है, ये हम कह सकते हैं दहली ऊर्जा, और ये आपको पता ही है क्या है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये तो बात हुई बच्चों क्या कि एक फॉर्मूला आ गया E = W + Ke। इसी को हम आगे क्या कर सकते हैं बच्चों? चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज कैसे? फॉर्मूला है E = W + Ke। ठीक है, E को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? E हमारा हो गया क्या? hν, ये हो गया बच्चों hν0 + ½ mv²। इसको हम लिख सकते हैं hc/λ, hc/λ0 + ½ mv²। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, W आता है, फाई लिख सकते हो E0, इसी तरह से λ0 और ν0। ये सारे वर्ड बच्चों एक ही तरह से रिलेटेड है। ये सब बताते हैं किसको? दहली ऊर्जा को। किसको बताते हैं? दहली ऊर्जा। ये जो λ0 है ये बताता है दहली तरंग दैर्ध्य। ν0 जो है ये किसको बताता है? दहली आवृत्ति को। अब ये है क्या बच्चों? तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने एक धातु की सतह ली बच्चों, ठीक है, जिसके लिए कार्यफलन लिखा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्यफलन, मतलब अगर हम इस धातु की सतह पर फोटोन गिराते हैं, सपोज करो मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराता हूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। 1.5 का लगाया तब भी नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही आपने एग्जैक्टली 2 दिया तो हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पे आ चुका है, लेकिन आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास गतिज ऊर्जा नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 से थोड़ा सा ज्यादा भी लगा दिया, सपोज करो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया, तो ये क्या करेगा? फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा यहाँ खर्च करेगा, बची क्या इसके पास? 0.1 की ऊर्जा। तो 0.1 ऊर्जा से ये क्या होगा? आगे जाएगा। 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से क्या है? ये आगे जाएगा, जो गतिज ऊर्जा में मिल जाएगी। ठीक है, अभी बात समझ में बच्चों। इसके अंदर बच्चों 2 पॉइंट सबसे ज्यादा काम के इस पूरे टॉपिक में। पहला पॉइंट, जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा केवल और केवल आपतित फोटोन की ऊर्जा पे निर्भर करती है। मैं पॉइंट लिख देता हूं, क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा केवल आपतित फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। बच्चों बहुत ज्यादा काम का पॉइंट, क्वेश्चन इससे दिख सकता है हमें। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर मान लो 2.1 से मैंने क्या करा, 2.5 कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, तो इधर गतिज ऊर्जा आपको बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं इसी धातु की सतह पर 2.1 के 10 फोटोन भी गिरा दूं, तभी बच्चों गतिज ऊर्जा सबकी क्या आने वाली है? 0.1, वो चेंज नहीं होगी।
तो तीव्रता का मतलब किससे है? फोटोन की संख्या से। ये जो तीव्रता हमने लिखा है इसका मतलब किससे? फोटोन की संख्या से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है बच्चों, यदि फोटोन की ऊर्जा 3 गुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखा जाए बच्चों तो हमने एक जनरल केस लिया पहले, E = W + KE। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कितनी कर दो ऊर्जा? 3 गुना। तो मैंने यहाँ पर कर दी ऊर्जा कितनी? 3E। फोटोन की ऊर्जा 3 गुना कर दी। अच्छा, कार्यफलन बदलेगा नहीं, लेकिन गतिज ऊर्जा बदल जाएगी, तो मैंने इसको लिख दिया KE-। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है कि KE- कितना हो जाएगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, आंसर देते हैं कि 3 गुना ही हो जाएगा, क्योंकि हमने गतिज ऊर्जा जो ऊर्जा है फोटोन की वो कितने करी है? 3 गुना। लेकिन इसको सॉल्व करें तो बच्चों आंसर देखना क्या आता है। क्या कहते हैं बच्चों, इस E का मान में यहाँ पे पुट कर देता। क्या हुआ देखो, 3W + KE = W + KE-। क्या हो जाएगा ये? 3W + 3KE W + KE-। तो यहाँ से हुआ क्या बच्चों? KE- कितना आ रहा है देखो बच्चों, KE- = 3KE + 2W। ये एक रिलेशन आपके सामने आया बच्चों। ये रिलेशन क्या कह रहा है अच्छे समझो कि KE- क्या है? 3 टाइम्स जो है क्या है? 3 गुना KE का, और उसमें कुछ जुड़ रहा है 2W, तो वैल्यू बढ़ेगी ना बच्चों 3 गुना से। अगर ये 2W नहीं होता तो मैं क्या कह देता इसको? 3 गुना। अगर यहाँ -2W होता तो 3 गुने से कम, कुछ जुड़ रहा है मतलब क्या हुआ? 3 गुने से ज्यादा। तो आंसर क्या जाएगा? 3 गुने से ज्यादा। इसका मतलब अगर मैं 5 गुना कर दूं क्वेश्चन के अंदर, 5 गुना, तो 5 गुने से ज्यादा आएगा। n गुना कर दिया तो n गुने से ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर आते हैं हम। अगला टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बोहर का सिद्धांत। ठीक है, बोहर के सिद्धांत में बच्चों एक्चुअल में क्या है, जो प्लांक, जो हमने बात की प्लांक क्वांटम थ्योरी, H, तो H बच्चों इसके अंदर उपयोग में आता है, इसलिए पहले उसको हमने पढ़ा है। ठीक है, तो पहले कुछ इसकी अवधारणाएं जान लेते हैं बच्चों। क्या क्या कहा? पहली चीज बच्चों इसने क्या कहा कि परमाणु जो है गोलाकार होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से जो है वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पथों को इसने जो नाम दिया बच्चों, जो वृत्ताकार पथ है इसको इसने नाम दिया बच्चों स्थायी कक्ष। स्थायी कक्ष, एक्चुअल में स्थायी कक्ष कहने का मतलब यह है कि इन कक्षों में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा में समय के साथ कोई चेंज नहीं होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट स्थायी कक्ष कहा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाएगा जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग, जो क्या होता है बच्चों MVR, ये क्या होना चाहिए? h/2π का पूर्ण गुणज, मतलब NH/2π। n का मान क्या हो सकता है? 1 2 3, उसी तरह से। ठीक है, n क्या हो सकता है बच्चों? 1 2 3, इस तरह से होगा। ठीक, तो ये बात हुई कक्षीय कोणीय संवेग की। अगला पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं यहाँ पे बच्चों डायग्राम दिखाता हूँ, ये नाभिक है। ठीक है, इस तरह से ये ऊर्जा स्तर है। अगर इलेक्ट्रॉन ये प्रथम कक्ष में, ठीक है, तो ये ऊर्जा ग्रहण करके आगे जा सकता है। ठीक है, और जब इसने ऊर्जा का उपयोग कर लिया तो ये फिर वापस से आएगा और ऊर्जा को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। ठीक है, मतलब ऊर्जा ग्रहण करके निम्न स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आएगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन करके उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है। ठीक है, अच्छा, ये पूरा का पूरा बोहर का सिद्धांत जो है हम कह सकते हैं एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र पर ही लागू होता है। बस एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र का मतलब हाइड्रोजन आप कह सकते हो, हीलियम नहीं कह सकते, क्या कहोगे? He+। इसी तरह से लिथियम नहीं कह सकते, Li+ भी आप नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा Li+2, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, बस उन्हीं पर लागू होता है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ फॉर्मूले जो यहाँ पर दिए बोहर ने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम कह सकते हैं, त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग, इसके अलावा फिर ऊर्जा, इसके बारे में बताया। ठीक है, तो उन सूत्र से बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी समझते हैं। तो बच्चों त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है Rn, वो फॉर्मूला होता है हमारा 0.529 × n²/z एंगस्ट्रॉम। फॉर्मूला बहुत अच्छे से बच्चों याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो Vn है, वेग, वो होता है बच्चों 2.186 10⁸ Z/n सेंटीमीटर/सेकेंड। ये हुआ बच्चों वेग का फॉर्मूला। एनर्जी का जो फॉर्मूला है En, वो होता है बच्चों हमारा -13.6 × Z²/n²। ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से बच्चों हमें पता हो, इन्हीं 3 फॉर्मूलों से बच्चों क्वेश्चन चलते हैं हमारे। ठीक है, अच्छा, ये जो एनर्जी है ये कुल ऊर्जा है बच्चों। क्या है ये? कुल ऊर्जा। क्वेश्चन कभी कभी हमसे क्या है, स्थितिज ऊर्जा भी पूछ लेता है, गतिज ऊर्जा भी पूछ लेता है, उसको भी निकाला जा सकता है। बस सीधा सा तरीका क्या है बच्चों, देखना कि जो टोटल एनर्जी है ये होती है आपके -KE, ठीक है, = पोटेंशियल एनर्जी/2, मतलब कुल ऊर्जा आपके पास आ गई।
आपको क्या निकालना है अब, सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इस 2 को इससे गुणा कर दूंगा मैं, इसको इससे गुणा कर दूंगा, आंसर आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर कुल ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो केवल क्या करना है, माइनस साइन का यूज है बस, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाता है। इन फॉर्मूलों के अलावा एक फॉर्मूला और जो काम का है बच्चों, अगर हमें क्या दे रखा है, R1, कोई सा भी परमाणु हो, हाइड्रोजन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, R1 दिया हो, V1 दिया हो, E1 दिया हो, तो उससे आगे की कोई सी भी जो आप कह सकते हो कक्ष की त्रिज्या, वेग या आप कह सकते हो ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों Rn इक्वल टू होता है बच्चों R1 इंटू एन स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज बहुत अच्छे से होता है बच्चों। इस तरह से Vn इक्वल टू होता है V1 अपॉन एन, और En इक्वल टू आप कह सकते हो E1 अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूले बहुत काम में आने वाले, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि हमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु की जो सेकंड कक्षा है, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, सपोज करो क्वेश्चन ने दे दी x है, और हमें निकालना क्या है, तीसरे कक्ष की त्रिज्या, थर्ड कक्ष की त्रिज्या। बच्चों क्वेश्चन जो है सेम टाइप का हम वेग पे बना सकते हैं, ऊर्जा पे बना सकते हैं, बस ये कि फॉर्मूलों का यूज कैसे लेना है वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, क्या कहा था हमने कि जो Rn है, Rn इक्वल टू R1 इंटू क्या है, एन स्क्वायर, उस फॉर्मूले को यूज में लेते देखो। तो Rn इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर। तो ध्यान से देखना कैसे हम इसको उपयोग में लेते हैं। दूसरे कक्ष की त्रिज्या दी है क्वेश्चन ने x, इसका मतलब मैं R2 कह सकता हूँ यहाँ पर कि R2 मुझे गिवन है, और क्या होगा ये 2 का स्क्वायर, ये कितना दिया क्वेश्चन ने x। तो यहाँ से बच्चों मैंने क्या निकाल लिया, R1, R1 कितना आ गया x/4। इसका मतलब क्वेश्चन मुझे दूसरे कक्ष की त्रिज्या दे या तीसरे चौथे पांचवें किसी भी कक्ष की त्रिज्या दे, या इसी तरह से वेग देता है दूसरा तीसरा कोई भी हो, या ऊर्जा देता है, हम पहले क्या करेंगे, पहले कक्ष पे आ जाएंगे, ठीक है। पहले कक्ष पे आ गए और पहले कक्ष पे आके वापस से ये फॉर्मूला में लगा दूंगा, तो उससे क्या होगा, जो भी पूछना चाहता है क्वेश्चन वो आंसर हो जाएगा। थर्ड कक्ष की त्रिज्या बतानी है, मतलब R3 हो जाएगा बच्चों क्या, R1 इंटू 3 का स्क्वायर। R1 कितना है, x/4, तो x/4 इंटू 9, और ये हमारा आंसर। इसी तरह से हम किस में ले सकते हैं बच्चों, वेग में और ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चों हम बात करते हैं, एक सूत्र आता है हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग सूत्र। ये होता क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, मतलब मैं कहता हूँ N2 से N1 में आ रहा है, N2 से क्या हुआ, N1 में आया, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। और जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा उस ऊर्जा के संगत हम क्या निकालने वाले, तरंग दैर्ध्य, मतलब मैं यहाँ से लैम्डा निकालने वाला। तो फॉर्मूला क्या बन के आता है बच्चों, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू RH जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। जिसमें RH क्या है बच्चों, ये होता है हमारा रिडबर्ग स्थिरांक। तो बच्चों जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं एक एग्जांपल भी लेके दिखाता हूँ। RH की जो वैल्यू होती है 109677 चलता है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू ना लेके हम 1 अपॉन R की वैल्यू लेके जाते हैं, क्योंकि हमें लैम्डा निकालना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया, ठीक है। इसके संगत हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। कौन सा परमाणु लिया मैंने, हाइड्रोजन परमाणु। तो जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई उसके संगत तरंग दैर्ध्य कैसे निकालेंगे देखना। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू R जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन N1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमने किया। इधर R ये आया बच्चों 1/1 माइनस 1/4, और ये हो गया R इंटू 4 एलसीएम, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, मतलब 4 माइनस 1 तो आ गया 3/4। ये 1 अपॉन लैम्डा है बच्चों, क्या है ये 1 अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा निकालना तो हम क्या कर दे, इस पूरे को उल्टा कर देंगे बच्चों। सबसे बेस्ट है क्या कर दे, इसको उल्टा कर दे। तो क्या मिलेगा हमें, लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू 4/3, और 1 अपॉन R की वैल्यू बच्चों हम लेके चलते हैं 912 एंगस्ट्रॉम। अब आपके क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आइडिया लग गया कि R की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 अपॉन R को लेके चलो क्वेश्चन में, और लास्ट में उल्टा करना, ठीक है। तो इस तरह से रिडबर्ग सूत्र पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम है हाइड्रोजन का रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसमें बच्चों 2 टाइप के क्वेश्चन मेनली आते हैं। पहला आपसे स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या निकलवाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है, 4 से 3 में आ सकता है, कहीं से भी, बस आएगा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है और तरंग दैर्ध्य पूछ सकता है, वही रिडबर्ग फॉर्मूला जो लगेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका बच्चों मैं आपको बताता हूँ। जो फॉर्मूला हमें लिखा मिलता है उसको मैं दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ। कुल संभावित स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या,
और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगेगा फॉर्मूला। आप इसको लिखो अंतर इंटू अंतर प्लस 1/2। आप कहोगे अंतर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, N2 से N1 में आ रहा है, तो अंतर क्या बना, N2 माइनस N1। तो आप जो फॉर्मूला देखते हो बुक में लिखा मिलता है वो आपको दिख जाएगा। अंतर क्या होता हो, N2 माइनस N1, और इधर अंतर प्लस 1, तो N2 माइनस N1 प्लस 1/2, ये आपको दिख गया। ठीक है, तो आपके पास कुल संभावित स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या आ गई। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता बच्चों कि लाइमन श्रेणी की कौन सी होगी, बामर श्रेणी की कौन सी होगी। तो बच्चों साइड में जो डायग्राम हमने यहाँ पर दिखा रखा है, इस डायग्राम में हम देखें क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 में आएगा तो हम कहते हैं लाइमन श्रेणी की ये लाइन है। n बराबर 2 में आए तो क्या कहते हैं बच्चों, बामर श्रेणी। क्या कहा है, बामर श्रेणी। n बराबर 3 होता है तो क्या कहते हैं, पाश्चन। 4 में आता है तो पाश्चन के बाद आता है बच्चों क्या, ब्रैकेट, फिर आपके पास आता है फुंड और फिर हम्फ्री। तो इस तरह से ये क्या है, श्रेणी है हमारे पास। ठीक है, जो लाइमन श्रेणी है ये होता है पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, आप तो खुद देखो कलर भी दिखाई दे रहे हैं, दृश्य क्षेत्र। इसके बाद पाश्चन श्रेणी अवरक्त, उसके आगे भी अवरक्त, फिर अवरक्त और फिर आगे दूर अवरक्त हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण क्या हो रहा है बच्चों, 6 से 2 में होता है, और इसमें सभी तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब लाइमन का ही पूछ रहा है क्वेश्चन, बामर का ही पूछ लेगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी हमें ये दिया है 6 से 2 या 7 से 1, आप क्या करो, इसका अंतर निकालो, कितना आया, 4। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखना अंतर आया 4 का, और क्या करो, एक एक कम करते हुए आगे बढ़ जाओ। तो 3 2 1 ये हमने लिखा, 4 + 3 + 2 + 1। 4 कहाँ से आया, यहाँ से मैंने क्या निकाला, इसका अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो 4 जो आया है, ये 4 स्पेक्ट्रल लाइन ये कौन सी होंगी वो समझो। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ पर, 2 में, 1 में तो जा नहीं रहा, तो लाइमन से स्टार्ट नहीं करना, कहाँ से करना स्टार्ट, हमें बामर से। ये कहाँ से चेक किया, इस 2 से, तो ये चला हमारा कौन सा, बामर। ठीक है, फिर ये कौन सा जाएगा, अब आगे सीक्वेंस में चलो, तो लाइमन, बामर, अगला आता है पाश्चन, अगला आता है आपके पास ब्रैकेट, और फिर आता है आपके पास फुंड। तो सारी चीज आ गई आपके पास। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अगर क्वेश्चन कहता है कुल संभावित स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या, आंसर कितना होगा, सबको जोड़ दो, आंसर आपका 10। अगर क्वेश्चन कहता है लाइमन के लिए, क्वेश्चन पूछ लेता है इसके अंदर लाइमन के लिए, तो आंसर क्या है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 में पहुंचना तो चाहिए पहले, तभी तो लाइमन श्रेणी में हमें कोई स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देगी। ठीक है, बामर में कितना आया, 4, पाश्चन में 3, ब्रैकेट में कितना है, 2, फुंड में कितना आया, 1। ठीक है, तो आराम से हम बिना उस फॉर्मूले को लगाए सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखना बच्चों, मैंने लिखा 7 से अगर हम 1 में जाते, किस में गए, 7 से 1 में, तो अगेन वही इसी तरह से सॉल्व करते, पूरा सारी चीज डिटेल में आ जाएगी। अंतर कितना है, 6 का, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, एक ही कम करते हुए, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है, 1 में, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लाइमन से, तो ये वाला पार्ट लाइमन, ये बामर, ये पाश्चन, ये ब्रैकेट, ये फुंड, और ये हो गया बच्चों हम्फ्री। तो सारी चीज आ गई बच्चों आपके पास। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे सबका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रैकेट के अंदर कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है, आंसर आपके पास 3। ठीक है, और बहुत फटाफट आपका आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक जो और क्वेश्चन जो बन सकता है लैम्डा को लेकर, तो कुछ क्वेश्चन में लेता हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे अल्फा, बीटा, गामा इस तरह से कहता है कि लाइमन की बीटा लाइन बताओ। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले से में आप कह सकते हो वैल्यू पुट करोगे आंसर मिल जाएगा, लेकिन अल्फा लाइन का मतलब क्या है, बीटा लाइन का मतलब क्या है, वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करो अगर क्वेश्चन कहता है लाइमन श्रेणी की अल्फा लाइन या पहली लाइन, ठीक है, अल्फा लाइन या पहली लाइन, तो एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इसी के थ्रू बच्चों मैं सारे केस दिखा दूंगा। पहला पॉइंट, लाइमन श्रेणी फिक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को 1 पे लेके जाना है, तो इधर फिक्स हो गया बच्चों क्या, 1। अब कहां से आ सकता है वो यहाँ पे लिखते जाओ, कहां से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, इस चल जाएगा, और लास्ट में अनंत। इसी में सारी चीज आ गई बच्चों आपकी। ठीक है, तो हम क्या कहने वाले हैं, अगर 2 से आता है तो ये हमारी अल्फा लाइन है या पहली लाइन, फर्स्ट लाइन। ठीक है, एकदम क्लियर। ये वाला जो हो गया क्या, बीटा लाइन कहेंगे या सेकेंड लाइन, ये वाला क्या हो जाएगा, थर्ड लाइन या गामा, और इसको हम कहते हैं सीमांत लाइन, या आप कह सकते हो लास्ट लाइन। ठीक है, अंतिम लाइन। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी कहता है हम निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन अगर कहता है कि इसके अंदर न्यूनतम तरंग दैर्ध्य बताओ, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, तो इसका कॉन्सेप्ट बच्चों ऊर्जा से है। कैसे, ई प्रोपोर्शनल हम क्या लिखते हैं, 1/λ, लैम्डा ज्यादा ई कम। तो आप सोचो अगर इलेक्ट्रॉन अनंत से 1 पे आया
और एक 2 से 1 में जा रहा है। ऊर्जा कहाँ पर सबसे ज़्यादा निष्कासित होगी? अनंत वाले से। मतलब ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब क्या होगी? तरंग दैर्ध्य न्यूनतम। मतलब ये वाला केस क्या देगा मुझे? न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाला केस ये है हमारा। तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए सारी चीज हमने लिख ली है, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आए, बामर होगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बस 2 में ले जाना है, आगे भाई 3 4 5 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये बात हुई बच्चों सारी क्या? बोहर सिद्धांत। बोहर सिद्धांत के अंदर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी देख लिया, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है रेखीय स्पेक्ट्रम था। अच्छा, स्पेक्ट्रम काम का इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम ये उनके लिए फिंगरप्रिंट का काम करता है। 2 अलग अलग तत्वों का रेखीय स्पेक्ट्रम कभी समान नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहे। इसके बाद बोहर की जो है बच्चों काफ़ी कमियां हम कह सकते हैं हमें दिखाई दी। पहले ही केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लागू होता है, ठीक है। जीमान प्रभाव, स्टार प्रभाव को नहीं समझा पाया, और हम कहें फाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसको भी नहीं समझाया, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है डी ब्रोगली का पदार्थ की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। यहाँ से धीरे धीरे टॉपिक हमारा चेंज होता है। कहाँ पर? अब हम इलेक्ट्रॉन के जो है तरंग प्रकृति की साइड बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो पहला पॉइंट क्या आया कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति। इससे पहले पढ़ चुके क्या? प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ठीक है। तो पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति होती है। ये किसने कहा? डी ब्रोगली ने। और एक रिलेशन दिया, वो रिलेशन क्या है बच्चों? लैम्डा बराबर h अपॉन mv, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर पॉइंट समझा देता हूँ। तो लैम्डा बराबर h अपॉन mv। जो लैम्डा है ये किसको बताता है? तरंग प्रकृति को। ये किसको बता रहा है? तरंग प्रकृति। जो mv है संवेग, और इसमें भी हम कह सकते हैं जो m है ये किस चीज को बताता है? कणीय प्रकृति को, ठीक है। इसी फॉर्मूले को और हम चेंज कर सकते हैं बच्चों। क्या? एक और आता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m/ke, ठीक है, गतिज ऊर्जा के टर्म्स में। और इसी को हम केवल इलेक्ट्रॉन के लिए जाएं तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों, लैम्डा इक्वल टू √150 अपॉन v। ये होता है वोल्ट में, ये होता है आपका एंगस्ट्रॉम में। तो देखा है तो क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्मूला बेस आता है सीधा, मेनली सबसे ज़्यादा फॉर्मूला ये काम का, ठीक है। ये तो बात कही किसने? डी ब्रोगली ने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति तो होती है, लेकिन कौन सी प्रकृति ज़्यादा दिखाई देगी वो डिपेंड करता है बच्चों इस m पर, क्योंकि लैम्डा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इस पॉइंट का मतलब समझो बच्चों। अगर मैं बात करूं कि मेरे लिए अगर मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा हूं तो तरंग प्रकृति वो दिखाई देगी या नहीं? तो वो नहीं दिखाई देने वाली। क्यों? क्योंकि m का मान अगर मैं बढ़ाता हूं या m का मान ज़्यादा है तो लैम्डा का मान इतना कम आता है कि वो सार्थक ही नहीं है। बात आई समझ में? वही जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान क्या होता है? बहुत कम। और इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कम है तो लैम्डा क्या होगी? बढ़ेगी। और लैम्डा अगर बढ़ गई बच्चों तो वो सार्थक आती है अपने, मतलब मीनिंगफुल। हाँ कि अब आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बात की किसने? डी ब्रोगली ने। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डी ब्रोगली ने जो दिया था वो क्या था? रिलेशन 2πr इक्वल टू n लैम्डा। ये हो गया परिधि, आप कह सकते हो कक्ष की जो है परिधि। n मतलब आप कह सकते हो तरंग संख्या, कक्ष संख्या भी कह सकते हो। और लैम्डा जो है क्या है बच्चों? हमारा लैम्डा हो गया तरंग दैर्ध्य, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम ले जाएं कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्ष की त्रिज्या दे दी क्वेश्चन ने a0। क्वेश्चन क्या पूछा है? तृतीय कक्ष से संबंधित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो देख लो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की बात करना स्टार्ट हो गया। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा? 2πr इक्वल टू n लैम्डा। अब क्वेश्चन हमें पहले कक्ष की त्रिज्या दिए, पूछ रहा है वो तीसरे के लिए। अभी एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे हम कि Rn इक्वल टू R1 इंटू n स्क्वायर। तो बताओ R3 क्या हो जाएगा? R1 दिया है क्वेश्चन ने a0, 3 का स्क्वायर मतलब 9a0, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। क्या बना देखो? 2π, R क्या हो जाएगा? 9a0, n का मान 3 इंटू लैम्डा, 3 से ये 3 बार क्या हुआ? लैम्डा बराबर 6πa0। तो ये हमने क्या निकाल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्ष में है उससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। आंसर है 6πa0, ठीक है बच्चों। इसी के बाद अगला जो टॉपिक आता है नाम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। और यहाँ से हम कह सकते हैं इस सिद्धांत के बाद पूरी तरह से जो है हम कह सकते हैं कणीय प्रकृति को हम यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं हटा देते हैं अब इसके आगे जो है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही समय पर आप 100% एक्यूरेसी के साथ उसकी स्थिति और उसके संवेग को ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? एक मिनिमम, एक न्यूनतम आप कह सकते हो एरर होती है। वो कितनी आती है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4π। ये एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा वी ग्रेटर देन
इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला मेन जो फॉर्मूला है, इसी को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कोणीय गति में ये लिखा जा सकता है डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा फाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और ऊर्जा और समय के अंदर अगर बात की जाए तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये जो है एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली जो हमें समझ में आया गेन क्या, कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो बोहर ने उसकी स्थिति और उसका संवेग जो बता दिया, ठीक है, वेग तो बताया तो मास से गुणा कर देंगे तो संवेग आ जाएगा, तो वो कैसे निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया और यहाँ से फिर बोहर का सिद्धांत हटा दिया गया, ठीक है। और अगेन ये पूरा का पूरा सिद्धांत किस पर वैलिड होगा, जहाँ पर आप कह सकते हो द्रव्यमान बहुत कम हो, सूक्ष्म गतिशील कण कह सकते हो, किस पर जो है सार्थक होगा, ये सूक्ष्म गतिशील कणों के लिए सार्थक, मतलब भाई इलेक्ट्रॉन जैसे हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये बात हुई हाइजेनबर्ग की, और यहाँ से फिर पूरा का पूरा जो एटम का जो आप कह सकते हैं मॉडल चेंज होता है, और वो क्या आता है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम कहते हैं परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी प्रतिरूप। और देखा जाए तो यहाँ से धीरे धीरे तरंग प्रकृति अब और ज़्यादा आ गई। तो एक बच्चों इक्वेशन होती है श्रोडिंगर ने जो दी थी, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ठीक है, तरंग समीकरण नाम से देख लो, तरंग आ रहा है अब, ठीक है। और ये समीकरण बहुत ज़्यादा बच्चों कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ज़्यादा जटिल थी। जब इसको सॉल्व किया गया तो मान बहुत सारे मिले, मतलब सॉल्यूशन बहुत सारे थे, लेकिन जो वैलिड थे, जो कंडीशन को फॉलो कर रहे थे, वो केवल और केवल 3 थे बच्चों, 3। उन 3 के नाम ही क्या है हमारे, एन एल एम। आपको समझ में आ गया होगा, क्वांटम संख्या जो स्टार्ट होती है उसका एन एल एम यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं बच्चों, तरंग प्रकृति की बात हो चुकी है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों जो साई होता है, क्या है बच्चों हमारे पास, साई, ये होता है बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, तरंग फलन जो हम कहें, ठीक है। और इसका कोई भी भौतिक महत्व होता नहीं है, केवल क्या होता है इसके अंदर आप कह सकते हो प्लस आपको दिखाई देगा, माइनस, जीरो, ये सब दिखाई देगा। साई स्क्वायर इसका क्या होता है, लेकिन भौतिक महत्व होता है बच्चों, क्या बताता है ये, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता को, किसको बताता है ये, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता को बताता है परमाणु के अंदर, ठीक है। कौन, साई स्क्वायर। इसका मान क्या होगा, या तो धनात्मक होगा या फिर जीरो, नेगेटिव में नहीं हो सकता। अच्छा, इनकी बात हुई क्यों, इनकी बात क्यों हुई है, क्योंकि जो हमने अभी श्रोडिंगर तरंग समीकरण पढ़ी थी, उसका सिंपलेस्ट जो फॉर्म होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सरलतम रूप, मैं लिख देता हूँ, सरलतम रूप SWE का, ये होता है बच्चों क्या, H कैप साई इक्वल टू E साई। ये एक आप कह सकते हैं इक्वेशन है। H कैप हैमिल्टनियन ऑपरेटर, साई आगे आप देख लो आपका तरंग फलन, E ऊर्जा, साई वही हुआ, ठीक है। तो साई से हमें पता चला साई क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। साई स्क्वायर क्या है, जो ये भौतिक महत्व देगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता को बताएगा। मतलब अब हम इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस की बात कर रहे हैं हम, कि कितना परसेंटेज चांस है, ठीक है। तो उसी को लेके बात करते हैं बच्चों। तो जो साई स्क्वायर है, अगर साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब 90% से अगर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस 90% से ज़्यादा हैं, तो ऐसे एरिया को या ऐसा जो जगह है परमाणु के अंदर, उसको हम क्या नाम देंगे, कक्षक, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता अधिकतम। और वहीं अगर हम बात करें, अगर मिलने की प्रायिकता इलेक्ट्रॉन की 90% से कम है, तो ऐसी जगह को हम क्या नाम देते हैं, नोड। क्या नाम देते हैं उसको हम, नोड, ठीक है। नोड जो है बच्चों 2 तरह की होती है, एक होती है रेडियल नोड, जिसको हम कहते हैं त्रिज्यीय नोड, और दूसरी होती है एंगुलर कोणीय नोड, ठीक है। त्रिज्यीय नोड, इसी को आप गोलाकार नोड कह सकते हो, और यहाँ पर इसको नोडल तल। निकालने का तरीका क्या होता है, रेडियल नोड का n-l-1, और जो नोडल तल है या एंगुलर नोड, इसको निकाला जाता है l से। दोनों को ऐड करते तो टोटल क्या आएगा, देख लो बच्चों, क्या n-1 नहीं आ रहा है, तो टोटल नोड क्या हो गई, n-1, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बात की अभी किसकी, साई स्क्वायर नोड की। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम बात करते हैं इस चैप्टर का, वो क्या है हमारा, क्वांटम संख्याएं, ठीक है। पहला पॉइंट समझे, क्वांटम संख्याएं होती क्या है। तो बच्चों ये जो है 4 संख्याओं का ऐसा सेट है जिससे इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी आप दे सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम बात करें क्या, कि ये जो क्वांटम संख्याएं, इनका यूज आप यूँ कह सकते हो कि हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने में कर सकते हैं। मतलब इनकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ पर है, कहाँ पर है का मतलब किस कक्ष में है, कक्ष के किस आप कह सकते हो उपकोष में है, उस उपकोष के किस कक्षक में है, वो भी हम बता सकते हैं इनकी मदद से बस। तो ये 4 क्वांटम संख्या कौन कौन सी होती है, पहली होती है बच्चों n, जिसको कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी होती है l, जिसको कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या,
तीसरा होता है m, जिसको कहते हैं हम चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा होता है बच्चों s, जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इनमें से ये 3 क्वांटम संख्याएं कहां से आई थी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, भूलना नहीं है कहां से आई थी ये, SWE से। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं क्या क्या यूज होता है इनका। तो बात करते हैं बच्चों, जो पहला है हमारा n, मुख्य क्वांटम संख्या। मेनली हम बात करें ये कक्ष के बारे में जानकारी देती है, कक्ष के बारे में। ठीक है, जैसे हम बात करें कि कक्ष की त्रिज्या जो है, साइज आप कह सकते हो, तो हम कह सकते हैं R1 से ज्यादा R2 R3 ऐसा हमने देखा है। आप यूं भी कह सकते हो, इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग से जो n चला है, धीरे धीरे हम बात करें जो n चला है बोहर थ्योरी में, n क्या था? कक्ष संख्या, ये वही है हमारा n। ठीक है, तो n से हम क्या बता सकते हैं? त्रिज्या क्या हो रही है। हम वेग बता सकते हैं, v1 v2 v3 में क्या होता है? घटता जाता है, क्योंकि v प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/n। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है बच्चों बढ़ती जाती है इस तरह से। अगर डिफरेंस की बात की जाए, एनर्जी का डिफरेंस बच्चों, तो वो क्या होता है? घटता जाता है। मतलब E2 माइनस E1 सबसे ज्यादा होता है, फिर E3 माइनस E2, फिर आप कहोगे E4 माइनस E3, इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी एक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है क्या? 2n²। ठीक है, अगर पहला कोस है, मतलब n बराबर 1 है, अगर n बराबर 1 हुआ तो बताओ कितना आएगा ये मान? क्या 2 नहीं आ रहा क्या? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर n बराबर 2 हुआ तो ये आएगा बच्चों 8, 3 हुआ तो ये आता है बच्चों 18, और 4 हुआ तो बच्चों ये आता है कितना? 32। ठीक है, n बराबर 1 को हम k जो है नाम देते हैं k सेल, k कोश, ये हो गया L, ये हो जाता है M, ये हो जाता है N, और आगे चलेगा तो O P Q हम ऐसे बता सकते हैं। ये बात हुई बच्चों N की। ठीक है, अब दूसरा जो क्वांटम संख्या वो है हमारा कौन सा? L। कौन सा है बच्चों? L। ये L मुख्य रूप से हम बात करें बच्चों, उपकोष के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? उपकोष के बारे में। साथ में कक्षक की आकृति भी बताता है, गड़बड़ नहीं करनी है। एंड क्या कह सकते हैं हम, जो कक्षक है, कक्षक की आकृति उसको भी बताता है। ठीक है, अब बात की जाए जो L का मान है वो n पे कैसे निर्भर करता है, तो L बराबर होता है बच्चों 0 से n-1। ये फॉर्मूला चलता है बच्चों। L बराबर अगर 0 है तो हम कहते हैं ये S उपकोष है, और आकृति होती है इसकी क्या? गोलाकार। ठीक है, L बराबर अगर 1 है तो ये P उपकोष होता है, और P के अंदर हम बात करें जितने P कक्षक है उनकी आकृति होती है डंबलाकार। ठीक है, इसी तरह से L बराबर 2 लिया तो D उपकोष, D के टोटल 5 कक्षक होते हैं, 5 में से 4 की जो आकृति होती है वो हम कहते हैं द्विडंबलाकार। ठीक है, द्विडंबलाकार। एक की अलग होती है, वो मैं लिख देता हूं dz² के अलावा। dz² की जो आकृति है उसको कहते हैं हम बेबी सूथर। ठीक है, देन L बराबर 3, ये होता है हमारा F उपकोष। इसकी आकृति हमें पता नहीं है, कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं, जटिल आप कह सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई कि L जो है n से कैसे संबंधित है, फॉर्मूला आ गया 0 से n-1। अब किसी कोष में कितने उपकोष होंगे वो भी हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम एक साथ लेंगे। तो पहले हम थर्ड क्वांटम संख्या पे आते हैं, जिसका नाम है m, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये जो m होता है ये क्या बताता है? कक्षकों का 3D में अभिविन्यास। ठीक है, कक्षकों का 3D में अभिविन्यास, मतलब कक्षक की आकृति तो पहले पता चल गई। अब जैसे भी बात करूं कि ये जो है क्या है, देखिए ये ऐसे भी देखिए, ये आकृति देखी रहेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं ये x अक्ष के अनुदिश क्या है, देखिए तो ये 3D में x अक्ष अनुदिश। अगर ये मैं दिखाता हूं तो ये क्या हो गया? y अक्ष का अनुदिश। ये अगर मैं दिखा रहा हूं तो z अक्ष का अनुदिश। तो यहाँ पर जो m का काम है वो क्या है? कक्षकों का 3D में अभिविन्यास बताएगा। ठीक है, इसका जो मान होता है m का जो मान होता है बच्चों क्या होता है? -l से +l। कितना होता है? -l से +l। अगर हम बात करें कि जैसे मैंने l बराबर लिया 0, तो इससे आप m क्या निकालोगे बताओ? 0 ही आएगा। और m का कितना मान आया? ये हमें एक ही मान मिला है, इसका मतलब एक कक्षक मिला है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं l बराबर 1 लेता हूं तो m का मान आएगा बच्चों क्या? -1 0 +1। -l से +l है ना, तो कितने मान आए टोटल? 3। 3 मान का मतलब कितने कक्षक? 3 कक्षक। ये जो 3 कक्षक है इनके नाम क्या होते हैं? px py pz। ठीक है, आकृति आगे हम देखेंगे इनकी। इसके साथ L बराबर 2 हुआ तो होता है ये m बराबर -2 -1 0 +1 +2। कुल कितने मान दिखाई दिए? 5। ठीक है, तो 5 मान हमें मिले, मतलब कितने कक्षक हुए? 5 कक्षक। ठीक है, इसी तरह से L बराबर 3 लिया, L बराबर 3 मतलब F उपकोष, तो m बराबर क्या होगा? -3 -2 -1 0
+1 +2 +3, कुल कितने मान आए? 7। 7 मान मतलब कितने कक्षक? 7 कक्षक। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि किसी उपकोष में कितने कक्षक है। L बराबर 0 कौन था बताओ? ये S था, ये था P, ये था D, ये था F। मतलब S उपकोष में एक ही कक्षक होता है, P उपकोष में 3 ही कक्षक है, D उपकोष के अंदर 5 कक्षक होते हैं और F के अंदर 7 कक्षक होते हैं। तो हमने ये बता दिया किसी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हुई हमारी तीसरी क्वांटम संख्या। इसके बाद जो आता है चौथा क्वांटम संख्या जिसका नाम होता है S, चक्रण क्वांटम संख्या हमने कहा। ये क्या बताता है? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो अपनी अक्ष के अनुदिश, जैसे हम बात करें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी अक्ष पे भी क्या कर रहा होगा बच्चों? घूम रहा होगा। ठीक है, जैसे अर्थ जो होती है ये सन के चारों ओर तो घूमती है और अपनी अक्ष पे भी घूमती है। तो अपनी अक्ष के अनुदिश जो ये घूमता है उसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं? एस के 2 मान लेके चलते हैं, +½ और -½ ठीक है, एक बताता है ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम जनरली कैसे दिखाते हैं? इस तरह से इसको हम दिखाते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं किसी परमाणु में, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अगर समान हुई तो बच्चों एड्रेस समान हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों जिससे पूरा आइडिया हमें मिलेगा। एग्जांपल लिया n बराबर 3, इसमें कितने उपकोष हैं, कौन कौन से हैं, कितने कक्षक, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सब चेक करते हैं। तो n बराबर 3 से हम आए कहाँ पर? L पर। L क्या होगा? 0 से n-1 मतलब 0 से 2। 0 से 2 का मतलब क्या हुआ? या तो L होगा 0, 1 और L बराबर 2। L अगर 0 है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ से m का एक ही मान मिला था, मतलब इसके अंदर एक ही कक्षक आया था, इसके अंदर 3 कक्षक और इसके अंदर 5 कक्षक। ठीक है, ये एक कक्षक, इसके अंदर 3 कक्षक और ये हमने 5 कक्षक दिखा दिए। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बच्चों और विपरीत चक्रण के साथ। तो अगर मैं सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरता हूं बच्चों तो ये 2 इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर हो गए बच्चों कितने? 10। कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, 6, 10, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर फॉर्मूले से भी जाए बच्चों 2n² से, देखो क्या आता है 2 × 3 का स्क्वायर, ये भी कितना आया? 18। तो ये फॉर्मूला हमें कुल इलेक्ट्रॉन निकाल के दे रहा है। लेकिन यहां से क्या पता चला कि ये जितने भी 18 इलेक्ट्रॉन ये कहां कहां पर है? अगर मैं बात करूं n बराबर 3 में 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर हैं, s उपकोष में, 6 इलेक्ट्रॉन p में है, 10 इलेक्ट्रॉन d में है। 6 जो इलेक्ट्रॉन जो p में है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन px में होंगे, 2 py में होंगे, 2 pz में होंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन dxy में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन dyz में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन dzx, 2 इलेक्ट्रॉन dx² - y² और 2 इलेक्ट्रॉन dz² में होंगे। तो फाइनली हमने इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस पता कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई क्वांटम संख्याओं की। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखना क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है? निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का सेट मान्य है या आप कह सकते हो वैलिड है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? आप हमेशा n से कहां जाओगे? l पर। n से l पे जाना है और l से हम आएंगे m पर। डायरेक्टली कभी भी n से m पर नहीं जाना है। और s का मान तो फिक्स है, या तो +½ होगा या -½ होगा। ठीक है, तो पहले s को ही चेक करें। देखो बच्चों पहला वाला यहीं पे गड़बड़ हुआ, मतलब पहला पॉसिबल नहीं हो सकता। इन सब में s में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ाया जा सकता है। अब दूसरे को देखो, n बराबर अगर 4 है तो l कितना? 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? l का मान होता है 0 से n-1। तो n अगर 4 है तो l 0 से 3, 2 आ गया, पॉसिबल। यहां से देखो l अगर 2 है तो m का मान 3 नहीं हो सकता, क्योंकि m होता है -l से +l। तो 2 के लिए 3 ये वैलिड नहीं है, मतलब ये वाला रॉन्ग। इसी तरह से अगला देखें, 4 के लिए 3 ये वैलिड है। ठीक है, अगर l 3 है तो m क्या होगा? -3 से +3, 2 दिया है, वैलिड है, तो मतलब सही है। ये देखिए अगर n अगर 3 है तो l का मान 4 कभी नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा, यहीं पे रॉन्ग हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगर n 5 है, l 0 हो सकता है। ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन यहां से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l अगर 0 है तो m 0 ही आएगा। लास्ट यहाँ पर सीधा दिख रहा है l का मान माइनस में दे दिया, पॉसिबल नहीं था। l क्या होता है? 0 से n-1, पॉजिटिव में चलेगा, ये वाला भी रॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों हम बात करते हैं कक्षकों की आकृति। अब ध्यान से समझना बच्चों, जो कक्षकों की आकृति होती है ये जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता अगर 90% से ज़्यादा है, उस भाग को हमने नाम दिया क्या? कक्षक। तो ये वही चीज़ दिखा दे हम।
तो इसके अंदर अगर आप देखो बच्चों, जहां पर ये बहुत ज्यादा डार्क है, गहरा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, और जहां पर ये गहरा कम है मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कम है। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, ये एस कक्षक की आकृति बनाई हुई है, ठीक है, जो क्या होता है, गोलाकार। क्या होता है, गोलाकार। ये गोलाकार देखो बच्चों 1s, ये 2s, बीच में आपको देखो ये वाला पार्ट बच्चों इधर, ये बीच में क्या है, हल्का दिख रहा होगा, मतलब इस वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, ठीक है। ये 1s का डायग्राम, ये 2s का। आप इस डायग्राम को थोड़ा सा बच्चों आप रिलेट कर सकते हो जैसे एक्सरे होता है। एक्सरे में क्या होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा व्हाइट होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, और कहीं पर मीडियम, लाइट, थोड़ा डार्क, इस तरह चलता है। वैसा ये डायग्राम है, अगर बहुत ज़्यादा डार्क है मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई एस कक्षा की। इसी तरह से बच्चों पी में हम बात करें तो देखो पी के अंदर हमने क्या कहा है कि पी की आकृति होती है डंबलाकार। देखो बच्चों डंबलाकार दिख रहा है, और पी के 3 कक्षक हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स में बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, देखो यहाँ पर जो डंबल बन रहा है वो कहाँ पर है, एक्स अक्ष के अनुदिश। पी वाई में ये वाई अक्ष के अनुदिश, जो ये पी जेड है ये जेड अक्ष के अनुदिश है बच्चों, ठीक है। तो नाम भी समझ में आ गया क्या हुआ, ठीक है। इसी तरह से डी में हम जाते हैं बच्चों, तो डी के देखो जो कक्षक के नाम है मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इसके अलावा जो दो और होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड नेक्स्ट है बच्चों डी जेड स्क्वायर। क्या फर्क है इन सब के अंदर, ये 3 जो है स्टार्टिंग के, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, इसमें x और y अक्ष के बीच में होगा, इसमें y और z अक्ष के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व, इधर z और x के बीच में। तो आप इसको देखो डायग्राम देखो, डी एक्स वाई, ये x और ये y एक्सिस उन दोनों के बीच में है। डी एक्स जेड में क्या है, ये x जो है x एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस इन दोनों के बीच में बच्चों, ठीक है। ऐसे ये जो है आपका ये वाला डायग्राम है डी वाई जेड। जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर अच्छे से देखो मैं इसका डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, ये कैसा होता है, ये अगर x अक्ष है ये y अक्ष, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के अनुदिश मिलता है, x अक्ष पर और y अक्ष पर। जो डी जेड स्क्वायर है जिसको हम कहते हैं बेबी सूथर, ये क्या होता है, इसके अंदर z अक्ष के अनुदिश है, और एक्स वाई तल में आप देखो एक रिंग बनी हुई है, दिखाई दे रही है, क्या बनी हुई है, एक रिंग, ठीक है। जो डी जेड स्क्वायर होता है बच्चों, डी जेड स्क्वायर के अंदर नोडल तल कितना होता है, 0। कोई भी नोडल तल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी ऐसा तल पास करके देखो जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ना हो, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको इस तरह से काटता हूं तब भी इलेक्ट्रॉन है, आप तिरछा भी काटते हो तब भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इन सब के अंदर बाकी के जो डी के जो आपके साथ कक्षा सब के अंदर 2 नोडल तल है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे अगर ये बनाना है तो इसका नोडल तल देखो मैं ये दिखा सकता हूँ, तो ये हो गया, और एक ये वाला जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। आकृति की बात समझ में आई बच्चों, तो एस पी डी की आकृति हो गई, एफ के लिए हम बात करते नहीं है। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों, परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा। इसके अंदर बच्चों केवल 2 पॉइंट चलते हैं। अगर आपका एकल इलेक्ट्रॉन तंत्र है तो जो ऊर्जा है वो समानुपाती होती है केवल और केवल n के। हाइड्रोजन के जैसे जो आप कह सकते हो स्पीसीज है उनके लिए लगता है, मतलब क्या होगा, 1s 2s और 2p के लिए बराबर हो जाएगा, देख लो, फिर 3s 3p 3d ऐसा चलेगा, केवल n पर निर्भर कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र है, तो यहां पर जो ऊर्जा है ये निर्भर करती है किस पर, n प्लस एल पर, ठीक है। n प्लस एल दोनों को देखना है, और अगर कहीं पर n प्लस एल का मान समान आ जाए, मैं लिख देता हूं बच्चों, यदि n प्लस एल का मान समान हो तो फिर से तो क्या कहेंगे, अगेन क्या हो जाएगा, फिर से ऊर्जा किस पे निर्भर कर रही है, n पर, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्रम देखिए बच्चों, हम जैसे मैं बात करता हूं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों, देख लो, चेक कर सकते हो। n प्लस एल, n 1, l कितना 0, n प्लस एल कितना आया, देखो मैं लिखता रहता हूं बच्चों, इसका आया 1 प्लस 0 मतलब 1, इसके लिए 2, इधर 2 प्लस 1 3, इसके लिए 3, ये 4, ये 4, इसके लिए 3 प्लस 2 कितना हुआ 5। अब देखो अच्छे से, जहां पर n प्लस एल समान है यहां पर, तो हमने आंसर कैसे दिया, फिर से n से, n का मान ज्यादा ऊर्जा ज्यादा। वैसे यहां पर देख लो 3p और 4s में n का मान ज्यादा ऊर्जा ज्यादा, तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र के अंदर ऊर्जा का क्रम, ठीक है। ये 1 to 30 बच्चों अच्छे से याद है, ये क्रम 30 जो तत्व हमारे स्टार्टिंग से उनका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास में काम आता है, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है बच्चों वो हमारा यही है, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास के अंदर बच्चों बात करें तो आपके टोटल 3 नियम सबसे अच्छे से आपको आने चाहिए। वो 3 नियम कौन से हैं बच्चों, पहला अफवाह का सिद्धांत,
और सिंपल वे में बात करें, अफवाह का सिद्धांत केवल एक ही बात कहता है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना है हमें, ठीक है। मतलब क्लियरली ऊर्जा की बात करता है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। मतलब पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, इसी क्रम में जाएगा। जब तक ये 2s पूरा नहीं भर जाएगा 2p में नहीं जाना है, या जब तक ये 4s पूरा नहीं भर जाता 3d में नहीं जाना है, ठीक है। याद रहेगी लाइन। अगले पे बढ़ते। दूसरा जो होता है बच्चों हमारा नियम है पाउली का अपवर्जन नियम। क्या कहता है ये नियम कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी परमाणु के अंदर, उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। मतलब क्वेश्चन में कैसे देखेंगे बच्चों, इस तरह का अभिविन्यास कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक कक्षक में है, मतलब कक्ष उपकोष कक्षक वो तो सेम ही है, बचा कौन अब एस, वो भी तो सेम कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। किस तरह का पॉसिबल हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखता है ये भी पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल आसान है बच्चों पाउली का अपवर्जन नियम। तो बच्चों बात की जाए जो तीसरा नियम है हमारा, जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है हमारा, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है। नियम का नाम क्या है, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है। क्या कहता है बच्चों ये नियम, ये नियम क्या कहता है कि जो समभ्रंश कक्षक होते हैं उनमें जो है इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल करने हैं समान चक्रण में, और जब तक सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते तब तक हमें युग्मन प्रारंभ नहीं करना है। तो जैसे मैंने बात की समभ्रंश कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान समान होता है, जैसे पी के 3 कक्षक है, तीनों क्या होंगे समभ्रंश। तो सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे P3 भरना है, P3 दिखाएं, तो कैसे दिखाऊंगा बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ। क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया, दूसरा इधर, तीसरा इधर, ये रॉन्ग है, ये पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये तीनों नियम को हमें फॉलो करना है 1 से लेकर 30 तक तत्वों के जो हम अभिविन्यास देखने वाले, आगे हम पूरे तत्वों का भी देखते हैं, ठीक है। तो टॉपिक आता है बच्चों Z बराबर 1 से लेकर Z बराबर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। तो बच्चों पहले ऊर्जा के क्रम में साइड में बता देता हूँ, अभी लिखा है, बार बार लिखा जा रहा है, 1s, then 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ठीक है। ये हुआ, ये बच्चों 1 से 30 तक के लिए काफी है। कैसे, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 2, इसमें 6, कितना हो गया, यहाँ पर 10 तक हो चुका है। आगे देखो 2, 6 कितना हो गया 18, मतलब यहाँ तक आपका 18 तक हो चुका है, ये हो चुका है आपका 20 तक, और ये हो चुका है आपका 30 तक। तो बहुत आसान है, 2-4 एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो आपको लिखना है बच्चों मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, 1s से, ठीक है। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने बचे अब 10। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 2p6, कितना हुआ अभी 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 और बाकी है। तो 2p के बाद क्या है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसी अभिविन्यास को थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, जो भी तत्व उससे पहले कौन सी जो है अक्रिय गैस आई है वो हम देख सकते हैं। तो ये देखो मैग्नीशियम से पहले अक्रिय गैस आती है कौन सी, नियॉन। तो हम क्या कह सकते हैं इसी को कि नियॉन क्या हो गया 3s2। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों कैल्शियम 20, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कैल्शियम से पहले अक्रिय गैस कौन सी आई, ऑर्गन। ऑर्गन मतलब आप कह सकते हो 18 तक पूरा हो चुका है, मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो किस में जाना है 4s पर, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो चुका है आपका कैल्शियम का। इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे हम बात करते हैं स्कैंडियम 21 नंबर जो है, ठीक है। क्या होगा बच्चों इसका, ऑर्गन 4s2, अब इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे, तो 3d 1 2 3 4 ऐसे चलना है हमें, ठीक है। स्कैंडियम हो गया। इसके बाद 22 पर आप कह सकते हो टाइटेनियम, ऑर्गन 4s2 3d2, ये इस तरह से चलता जाएगा। अब होता क्या है बच्चों अच्छे समझना, 23 में कोई दिक्कत नहीं है, 24 क्रोमियम, इस पे आके हमें रुकना है। इसी तरह से 25 जो होता है मैग्नीज, इसमें भी नियम चलेंगे आपके। 26 पर आया Fe, 27 पर आया आपका कोबाल्ट, 28 पर निकल, 29 पर आया कॉपर, और 30 पर आया जिंक। इस पूरे में 2 तत्व ऐसे हैं जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं, एक है क्रोमियम, एक है कॉपर। क्रोमियम में क्या होता है बच्चों, ऑर्गन 4s, क्या होगा बच्चों यहाँ पर 4s, यहाँ पे होना चाहिए था कितना 2, कितना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 4s1 3d5, ये चेंज होता है, मतलब s पूरा भरा नहीं, आप d में चले गए। ऐसा ही होता है कॉपर में, ऑर्गन 4s1 3d10, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बाकी सब के अंदर 4s2 ही चलेगा, ठीक है। तो s2 चल रहा है पूरा, सभी में सेम है, बस 2 ही एग्जाम्पल गड़बड़ करते हैं 1 से लेकर 30 तक तत्वों में, क्रोमियम और कॉपर। ऐसा क्यों होता है उसका कारण समझते हैं बच्चों। तो जो क्रोमियम
एंड कॉपर का जो अभिविन्यास का जो रीजन है जो अलग आता है, दो कारण दिए जाते हैं बच्चों। पहला, इलेक्ट्रॉन का सममिति पूर्वक वितरण। होता क्या बच्चों, सममिति से स्थायित्व बढ़ता है, सममिति ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे, स्थायित्व ज्यादा है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने एग्जांपल लिया D4 और D5। D4 को मैं दिखाता हूं बच्चों, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से देखा है। D5 ये, ठीक है। D4 को हम समझे तो बच्चों इसके 5 कक्षक में से 4 तो भरे हैं, 1 खाली है, तो सिमेट्री नहीं है। लेकिन D5 के अंदर 5 कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है समान चक्र में, तो ये वाला ज्यादा सममित है। बात आई समझ में। इसी तरह से D9 और D10 में बच्चों ये वाला ज्यादा सममित होगा। एक्चुअली में D9 से कंपेयर क्यों हो रहा है या D4 D5 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रोमियम है बच्चों, अगर उसमें 4s2 होता तो 3d4 होता। कॉपर में अगर बात नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं होता, तो वो होता 3d9। तो D9 की जगह वो D10 हुआ, ये क्या हुआ, D4 की जगह D5। बात आई समझ में। तो क्यों हो रहा है, पहला रीजन मिल गया इलेक्ट्रॉन का सममिति पूर्वक वितरण। दूसरा कारण जिसको कहते हैं हम विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी। ये क्या होती है बच्चों, समरस कक्षकों में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति का क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। और जब ये स्थिति बदलते हैं तो कुछ ऊर्जा मुक्त करते हैं, उस ऊर्जा का नाम होता है विनिमय ऊर्जा। बात आई समझ में। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, जैसे मैं लिया D4 और एक लिया D5, तो D4 के अंदर विनिमय के कुल कितने तरीके होंगे, देखना। ये D4, ये हुआ D5। ठीक है, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉन अगले 3 इलेक्ट्रॉन से अपनी पोजीशन बदल सकता है। ठीक है, मतलब 3। ये वाला अगले 2 से पोजीशन बदल सकता है, मतलब 2। और ये जो है ये वाला आखिरी का 1 बचा। तो कितने विनिमय के तरीके आए, टोटल 6 तरीके। वही मैं यहाँ पे देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन अगले 4 इलेक्ट्रॉन से अपनी पोजीशन बदल सकता है, मतलब क्या हुआ, 4। इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन अगले 3 से, अगला वाला इलेक्ट्रॉन अगले 2 से, और ये वाला 1 से। तो क्या बना, 4 + 3 + 2 + 1 मतलब 10। अब इतनी सी बात समझो बच्चों, यहाँ पर 6 तरीके हैं विनिमय के। एक विनिमय मान लो x जूल भी एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ पर 6x होगी, यहाँ पर 10x होगी। ठीक है, और यहाँ ज्यादा ऊर्जा मुक्त हुई तो हम क्या कहेंगे, स्थायित्व ज्यादा। ठीक है, तो मतलब विनिमय ऊर्जा ज्यादा, तो हम क्या कह सकते हैं, स्थायित्व ज्यादा होगा। बात आई समझ में। हम क्या कह सकते हैं कि जो अर्धपूरित कक्षक है या पूर्ण पूरित कक्षक, उनका स्थायित्व ज्यादा क्यों होता है। बात आई समझ में, क्योंकि अर्धपूरित कक्षक कहने का मतलब P3 D5 F7 ये अर्धपूरित है। पूर्ण पूरित में P6 D10 और F14 ये हैं, तो इनका स्थायित्व सामान्य से अधिक होता है। दूसरा आप सीधा कह सकते हो कि इनके अंदर ये 2 कारण चल रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन का सममिति पूर्वक वितरण और विनिमय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अपना पूरा चैप्टर एक 1 शॉट रिवीजन अच्छे से कंप्लीट किया। आई होप ये आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। तो इसी तरह से सभी चैप्टर के 1 शॉट रिवीजन बच्चों आपको मिलेंगे, साथ में NCERT के भी मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो उसके लिए बच्चों आप हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू बच्चों।